नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे लास्ट सेशन में। आज हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में सीखेंगे कि आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक बिजनेस हो या इंटरनेशनल बिजनेस हो, बिना मार्केटिंग किए आप कोई भी चीज सेल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसमें यह समझ लेते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग का मतलब यह है कि ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है बेचने के लिए। ओके, मतलब कि जब आप कोई प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो उसे बेचने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं या किसी चीज का प्रमोशन करेंगे या आपके कस्टमर को किस चीज की नीड है, उन सभी चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इन शॉर्ट इसके अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है, सेलिंग भी आती है और आपके कंज्यूमर तक प्रोडक्ट की डिलीवरिंग भी आती है। ओके, तभी मार्केटिंग के मेन एडवांटेज क्या है, तो इसमें क्या है कि आप अपने बिजनेस, सबसे पहला तो ये आता है कि आप अपने बिजनेस में मार्केटिंग करते क्यों हैं। तो इसका पहला पॉइंट जो है एडवांटेज का, कि अगर कोई कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अगर वो पब्लिक को पता ही नहीं तो उसकी सेल नहीं होगी। क्योंकि आप तभी कोई चीज की डिमांड कर सकते हैं, तभी कोई चीज परचेस करते हैं आप, जब आपको वो चीज के बारे में पता हो, उसके फीचर्स पता हो। तो वो किस तरह पता चलता है? मार्केटिंग के थ्रू। ओके, मार्केटिंग के थ्रू ही पता चलेगा। फिर दूसरा जो पॉइंट है कि जब हम मार्केटिंग करेंगे तब हर कंपनी हर प्रोडक्ट में अपने अपने फीचर्स के बारे में क्या है कि मार्केटिंग में बताता है, अपने गुड्स के बारे में बताएगा। तो वहां पर क्या होता है कि भी कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइस हो जाती है। उसके पास सेम क्वालिटी के सेम प्रोडक्ट के लिए कई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं मार्केट में। उसके पास चॉइस होती है कि भाई वो किस प्रोडक्ट को चूज करें या किस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें अपने कंजप्शन के लिए। ओके, फिर मार्केटिंग की हेल्प से ही हम किसी चीज को या किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर को उसके चाहे टाइम पर या कंज्यूमर की जो नीड है तब उस चीज को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एट अ टाइम। ओके, लेकिन जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कंज्यूमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस एरिया में चाहिए, कौन सी लोकेलिटी में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें हर चीज़ का एक आइडिया आ जाता है कि भाई किस लोकेलिटी में कंज्यूमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, किस टाइम पे चाहिए। ओके, ठीक है। फिर जब आप आपके बिजनेस का मार्केटिंग करोगे तो अर्निंग भी होगी, सीधी सी बात है। और अर्निंग होगी तो बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। और जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके कंट्री की इकोनॉमी को भी स्ट्रांग बनाएगा। और जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आपकी कंट्री भी डेवलप होगी। ठीक है, तो ये भी एक काफी बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, फिर ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केटिंग कोई एक पर्सन कर सकता है। ठीक है, इसमें आपको मार्केटिंग करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होगी, एक टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए भी आपको एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और इसमें आप एक तरह से क्या है कि करियर की अपॉर्चुनिटी को भी डेवलप कर रहे हैं मार्केटिंग के थ्रू। तो ये थे कुछ मेन एडवांटेज मार्केटिंग के। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे मार्केटिंग की फिलोसॉफीज क्या है। ओके, कि भाई मार्केटिंग की फिलोसॉफी क्या होती है, मतलब कि हम किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, किस तरह से हम मार्केट को देखते हैं। ओके, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जरूरी नहीं कि हर बिजनेस के लिए सबको अप्लाई करें। आप किसी एक को चूज कर सकते हैं, वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, कि भाई आपके बिजनेस की क्या थिंकिंग है, आपकी क्या थिंकिंग है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, और वो किस तरह का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। अभी इस कॉन्सेप्ट में जो कंपनी होती है, ठीक है, उसका मानना ये होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे और कम प्राइस में करे। इसमें कंपनी का मानना होता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और जो कंज्यूमर है उनको चीप प्राइस में प्रोडक्ट हम देंगे, जिससे जो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। ठीक है, इनका मेन फोकस यही होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, जिससे प्रोडक्शन की क्या है कि कॉस्ट कम हो जाए। और प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी तो कम प्राइस में क्या है कि मार्केट में वो अवेलेबल करवा सकते हैं, जिससे मार्केट की कंपटीशन में भी सर्वाइव कर पाए और ज्यादा लोग उसे परचेस करें। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट पूरा प्रोडक्शन का। ठीक है, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अभी इसके अंदर जो कंपनी है उसका बिलीव है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करेंगे हम लोग
बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे तो कंज्यूमर उसके लिए हायर से हायर प्राइस पे करने के लिए तैयार रहेगा। ओके, और उनके प्रोडक्ट मार्केट में इजीली सेल आउट होंगे। अब ऊपर वाले में हमने देखा कि भाई कंपनी चीप प्रोडक्ट पे काम करती है कि भाई हमें प्रोडक्ट को हो सके उतना सस्ता बनाना है जिससे कंज्यूमर उसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करे। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वालों का बिलीव ये होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ओके, इनका मानना ये होता है कि भाई अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो कंज्यूमर उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस पे करने को तैयार रहता है। ओके, देन तीसरा कॉन्सेप्ट आता है सेलिंग का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो कंपनी या उनका जो मैनेजमेंट है उनकी थिंक ये होती है कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्ट का जो प्राइस है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता सेलिंग के लिए। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे सेल कर रहे हो। ठीक है, इनका मानना है कि भाई अगर आपके पास प्रोडक्ट बेचने का तरीका बेटर है, सेलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आपके पास जो सेलिंग का जो तरीका है वो कंज्यूमर के लिए कंफर्टेबल है नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं टिक पाएगा। ओके, तो इसके लिए कंपनी प्रमोशंस का यूज करती है, एडवर्टाइजमेंट यूज करती है या पब्लिसिटी। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि भी कई कंपनियां होती है जो कुछ इवेंट में अपनी प्रोडक्ट के फ्री सैंपल प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, अभी इनका मेन फोकस वहां पे क्या होता है कि भाई अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना। वहां पे हजारों लोग आते हैं, उस प्रोडक्ट को देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसको ट्राई करते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी जिनको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वो बट ऑब्वियस किसी और को भी उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, जिससे उनकी पब्लिसिटी भी हो जाती है और एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है। तो ये सब होता है आपके सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। देन फोर्थ आता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अभी ये हमारे 21वीं सदी का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी कंपनी को मार्केट में टिकना है और प्रोडक्ट को सेल करना है तो उससे कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंपनी को वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कस्टमर चाहता है, उसका कंज्यूमर चाहता है। ओके, अगर आप कस्टमर की नीड को फुलफिल कर देते हैं तो वो आपको मुंह मांगी प्राइस देगा आपकी प्रोडक्ट की। ठीक है, और आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। देन उसके बाद है सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। अभी ये भी काफी हद तक अपने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से ही मैच करता है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, अगर आपके प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, तो आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देना होगा और कस्टमर की नीड के हिसाब से ही आपको आपकी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट जुड़ा है कि जो प्रोडक्शन का तरीका है, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका है या उनके सेलिंग का जो तरीका है, उससे सोसाइटी या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। मतलब कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से या सेलिंग के तरीके से पर्टिकुलर कोई सोसाइटी या समाज के साथ कोई बुरा बिहेव ना हो। तो आपको यहाँ पे सोसाइटी को या उनके कल्चर को या फिर एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, उस पर भी फोकस करना होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे मार्केटिंग की फिलोसॉफीज। अब बात करते हैं हम सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि भाई सर सेलिंग और मार्केटिंग तो एक ही है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सेलिंग में क्या होता है कि भाई सेलिंग में हम प्रोडक्ट को बेचने पे फोकस करते हैं कि भाई हमारे पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिससे हम डिलीवर या सेल करना है हमें। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में हमको हम कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, सेल्स और उसके बाद फिर सर्विस भी आती है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट को कोई सर्विस की जरूरत हो तो मतलब कि इसमें हम स्टार्टिंग से लेके आखिर तक के सारे काम करते हैं। और इसमें कंपनी का फोकस कहाँ होता है कि भाई कस्टमर चाहता क्या है। इसमें कंपनी शुरुआत से लेके आखिर तक कस्टमर की नीड पे ही फोकस करती है। ठीक है, तो सेलिंग में हमारा फोकस कहाँ था, प्रोडक्ट की सेल पे, और मार्केटिंग में हमारा फोकस होता है कस्टमर की डिमांड पे। ठीक है, दूसरा कि सेलिंग में एक कंपनी प्रोडक्ट को बना लेती है, उसके बाद सोचती है कि भाई प्रोडक्ट बेचना किस तरह से है। लेकिन अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में एक कंपनी पहले से अपने कस्टमर को डिटरमाइन करती है कि वो चाहता क्या है और क्या नहीं चाहता। ठीक है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसे डिलीवर करते हैं। ठीक है,
फिर तीसरा है कि सेलिंग में जो मैनेजमेंट होता है उसमें क्या है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल करनी होती है, ठीक है, उससे हम कह सकते हैं सेल्स ओरिएंटेड। लेकिन जो मार्केटिंग का मैनेजमेंट होता है वो होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड। इसमें कंपनी इस तरह से मार्केटिंग करती है कि भाई सेल्स कितनी भी हो, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ओके, तो इसे प्रॉफिट ओरिएंटेड भी कहते हैं। देन उसके बाद फोर्थ है कि जो सेलिंग की प्रोसेस होती है, जो प्लानिंग होती है, वो शॉर्ट टर्म्स के लिए ही होती है, 2-3 महीने 6 महीने, क्योंकि हमारे सेलिंग का जो मेथड है वो डे बाय डे क्या है बदलता जाता है। और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसके जो फीचर्स हैं, वो भी क्या है डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट आप आज सेल कर पा रहे हो फ्यूचर में भी सेल कर पाए। लेकिन मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। इसमें आपको पता है कि भाई आपको डे बाय डे अपने प्रोडक्ट को टाइम के साथ अपग्रेड भी करना है, अपने मेथड्स को भी चेंज करना है, जिससे आप मार्केटिंग में लॉन्ग टाइम तक मार्केट में क्या है कि स्टे कर पाए, ठीक है, मार्केट में टिक सकें। ओके, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे सेलिंग और मार्केटिंग के। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की। तो अब तक हमने बात की मार्केटिंग की, लेकिन हमें तो हमारी प्रोडक्ट को अलग अलग कंट्री में पहुंचाना है, उसे एक्सपोर्ट करना है। तो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग होता क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके इंटरनेशनल मार्केटिंग का, वो होता है आपका एक्सपोर्ट मार्केटिंग। अब ये हमारा पहला स्टेप होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। देखिए, जब हमने हमारी कंट्री के लिए प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारे इंडिया में समझ लो आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब हमारी कंट्री में उस प्रोडक्ट की जो नीड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया था, उसको आपने सेल आउट कर लिया, उसकी जो नीड है वो खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पे कस्टमर नहीं है, ठीक है, कि हम उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सोल्ड आउट कर सके इंडिया में। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम प्रोडक्शन करेंगे जितना ही कि हमारी कंट्री को नीड है, रिक्वायरमेंट है, और उसको सोल्ड आउट कर देंगे। और जितना भी हमारे पास सरप्लस बच जाता है उसको हम अदर कंट्रीज में सोल्ड कर देते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ओके, जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमारी कंट्री की जो नीड होती है, सेलिंग होती है, उसके बाद हमारे पास जो सरप्लस अमाउंट बचता है, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन का, उस प्रोडक्शन को हम किसी दूसरी कंट्री में सोल्ड आउट कर देते हैं। दैट्स इट। इसमें ना तो हम दूसरी कंट्री के लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, इसमें कई बार हम यहाँ से डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर देते हैं, कि आप सीधा यहाँ से प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर दें, ठीक है, या फिर कोई मीडिएटर के थ्रू, आप इंटरनेशनल ब्रोकर के थ्रू, या तो फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इसमें कंपनी का फोकस पहले डोमेस्टिक मार्केट में होता है, और अगर कुछ प्रोडक्ट बच जाते हैं तो वो इंटरनेशनल ब्रोकर के थ्रू एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये लोग जो मैन्युफैक्चर हैं वो ज्यादातर ऐसा करते हैं। ओके, देन दूसरा आता है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब तक एक्सपोर्ट मार्केटिंग में हम क्या करते थे कि भाई हमारा जो सरप्लस प्रोडक्ट था उसको हम सेल करते थे। अभी इंटरनेशनल लेवल पर इससे ज्यादा हमने कोई एफर्ट नहीं किया था उसे सेल करने के लिए। लेकिन जब हम दूसरे स्टेप में आते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के, अब हम क्या करते हैं कि भाई हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या जो प्रोडक्शन है अदर कंट्रीज में वो सही चल रहा है, ठीक है, यानी कि मतलब कि वो सेल हो रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो हम हर कंट्रीज में क्या है कि हम सब्सिडीज को बनाते हैं, जैसे हम लोकल में फ्रेंचाइजी मॉडल जिसको बोलते हैं। तो हर कंट्री में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक स्टोर खोल देते हैं, किसी के अंडर में काम, जो किसके अंडर में काम करेगा, जो आपकी होम कंपनी है या जो आपकी होम ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे इंडिया में, आपकी जो मेन ब्रांच है उसके अंडर में, यानी आपकी इंडिया की जो कंपनी है उसके अंडर ये सारे स्टोर काम करेंगे। अब वहां पर वो आपके अपनी जो मार्केटिंग के ऑपरेशन है, जो वहाँ की जितनी भी कंट्री में आपके जो स्टोर हैं, ठीक है, वो अपने मार्केटिंग की शुरुआत कैसे करेंगे, वहां पे किस तरह से मार्केटिंग होगा, ठीक है, या किस तरह से वहां पे अगर आपने कुछ छोटा मोटा यूनिट भी लगाया है तो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन वो किस तरह से करेंगे, ठीक है, कि जिस तरह से आपकी जो होम कंपनी है, आपकी जो होम ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है, वो उनको गाइड करेगी, ठीक है, और उनके हिसाब से ही वो मार्केटिंग करेगी, ठीक है। देन तीसरा आता है आपका मल्टीनेशनल मार्केटिंग।
अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या था कि जो हम डोमेस्टिक मार्केट में जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल, वही स्ट्रेटेजी हमने इंटरनेशनल मार्केट में यूज की थी कि भाई हमने हर कंट्री में सेम मार्केट स्ट्रेटेजी यूज की, सेम तरीके से प्रमोशन किया, सेम तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीनेशनल मार्केटिंग पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भी हर कंट्री का एक ग्राफिकल एरिया है या उनका जो एनवायरमेंट है बिजनेस का, वो डिफरेंट है। तो जब हर किसी का एनवायरमेंट अलग है तो बिजनेस की स्ट्रेटेजी भी अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई हर किसी कंट्री के लिए उनकी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हर कोई कंट्री एक दूसरे से डिफरेंटली वर्क करती है, तो हर कंट्री के लिए अलग से मार्केटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये होता है मल्टीनेशनल मार्केटिंग में कि भाई हर कंट्री के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी पे वर्कआउट करना होगा वहां के मार्केट के हिसाब से। देन आता है ग्लोबल मार्केटिंग। तो अब जब कोई प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है, तब मतलब उसकी वर्ल्ड वाइड सेम नीड होती है, सेम डिमांड होती है, ठीक है। वो अपना ऐसा नहीं करते कि भाई वो हर नेशंस के लिए या हर रीजन के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अलग करें, क्योंकि क्या है कि हर नेशन के लिए, हर रीजन के लिए जब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अलग करते हैं तो वो उसमें क्या है कि काफ़ी हद तक एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। अभी ग्लोबल मार्केटिंग में हम टारगेट करते हैं वर्ल्ड के उन कंट्रीज को जिनकी नीड्स हैं या प्रोडक्ट की जो यूजिंग पैटर्न है या बिहेवियर है वो सब कुछ सेम होता है। तो वहां पर हमें सिंगल स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इंडिया से मसालों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोई पैकेजिंग फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एशियंस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि एशिया के लोग ऑलमोस्ट एशिया की जितनी भी ऑलमोस्ट कंट्री है वहाँ के लोगों का क्या है कि खाने पीने का टेस्ट एक जैसा होता है, वो भी क्या है तीखा चटपटा खाते हैं। तो ऐसे टाइम पे एशिया के हर कंट्री के लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेम होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके, अभी ये बेसिक आपको समझाना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ओके, या फिर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जिसका आप फ्यूचर में फ्यूचर में उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के प्रमोशन कि भाई आपको किस तरह से आपके बायर तक पहुंचना है और आपका बायर आप तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो इसमें सबसे पहले आपको आपका मार्केट टारगेट करना होगा। ओके, अपने मार्केट की डिमांड को देखते हुए आप अपने एक्सपोर्ट मार्केट को सिलेक्ट करें। आपके प्रोडक्ट की लास्ट 10 साल की मार्केट की डिमांड को देखें कि भी आपके प्रोडक्ट की पहले के हिसाब से डिमांड बढ़ रही है या कम हुई है। ओके, फिर जैसे कि यूएसए जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा कस्टमर है। यूएसए इंडिया से हर साल 50 to 55% तक का इंपोर्ट करता है, ठीक है। उसमें प्रीशियस मेटल है, स्टोन है, फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, हैवी मशीनरीज हैं, क्लोथ्स हैं, फिर मरीन प्रोडक्ट हैं, जैसे फिश इंपोर्ट करता है यूएसए काफ़ी सारी। तो अगर आप फिश का एक्सपोर्ट करते हो तो आपको यूएसए को टारगेट करना चाहिए, आप यूएसए को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको खास ये देखना चाहिए कि भाई आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके जैसी कोई प्रोडक्ट उस कंट्री में अवेलेबल तो नहीं है ना, ठीक है। अगर उसके जैसी ही कोई सेम प्रोडक्ट अवेलेबल होगी तो फिर आपको इतना बिजनेस नहीं मिलेगा। ओके, फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है फ्यूचर में उसका मैन्युफैक्चर उस कंट्री के लोग कर सकते हैं। अगर हाँ कर सकते हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा नहीं फोकस करना चाहिए वहाँ पे। दूसरा, आप बड़े कंट्रीज की कंपैरिजन में छोटी छोटी कंट्रीज सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे डेवलपमेंट इतना जल्दी नहीं होता। मान लो कि अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको अरब कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि देखिए वो कुछ भी कर ले वहाँ पे सब्जी और फ्रूट डेवलप नहीं कर सकते। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इतने गेहूँ चावल सब्जियाँ नहीं उगा सकते जिससे पूरे देश की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, ठीक है। और बिना खाए पिए कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता और पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाने वाली है, ठीक है। तो आपको अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको अरब कंट्री जैसी कंट्रीज को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आपकी प्रोडक्ट कोई फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट है या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है
या फिर कोई ऐसी केमिकल प्रोडक्ट है, तो आपको उस कंट्री में लगने वाले लाइसेंसेस के बारे में पता लगाना होगा कि कहीं आपकी प्रोडक्ट का जो कंटेंट है, ठीक है, वो वहाँ पे बैंड तो नहीं है। ठीक है, आपको ये भी देखना होगा कि भाई उस कंट्री में आपकी प्रोडक्ट पे कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी तो नहीं लग रही है। ठीक है, फिर आपकी प्रोडक्ट पे लगने वाले वहाँ की गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए। कहीं आपकी प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं कि भाई फ्यूचर में उस पे वो कंट्री बैंड लगा सकता है। ठीक है, अभी टेम्पररी उसको रिलीफ मिला हो। फिर आपको देखना होगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो उस कंट्री के लोग दे सकेंगे कि नहीं। ओके, आपको ये भी देखना होगा। आपको ये भी देखना होगा कि भाई उस कंट्री में आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन क्या है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो उसमें ख़त्म हो जाता है। ओके, और लोग क्या करते हैं कि भाई हाँ भाई दुबई तो दुबई के पीछे पड़े हैं, यूएसए के पीछे पड़े हैं। ठीक है, तो देखिए 195 कंट्रीज हैं। ओके, ऐसा नहीं कि भाई यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया दुबई एक्सपोर्ट किया तो ही उसको एक्सपोर्ट कह सकते हैं। तो आपको ऐसी कंट्री सिलेक्ट टारगेट करनी चाहिए। और लास्ट में सबसे खास बात कि भाई स्टार्टिंग में आपको नज़दीक की जो कंट्रियाज हैं उसी को टारगेट करना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद फिर आप लॉन्ग रूट पे जाइए, क्योंकि क्या है कि आप नज़दीक कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या है कि आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगी। कुछ डिस्प्यूट हो गए तो भी आप फटाक से पहुँच जाएंगे वहाँ पे। ओके, और सबसे मेन बात कि अगर प्रोडक्ट जल्दी पहुँचेगी तो आपका पेमेंट भी जल्दी आएगा, जिससे आप क्या है कि जल्दी से जल्दी दूसरा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट कर सको। क्योंकि क्या है देखिए, एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपका प्रॉफिट आपके पैसों के रोटेशन पे डिपेंड करता है। आप जितनी बार एक्सपोर्ट करोगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। ओके, और कितना भी कंजर्वेटिव सोच ले, एक्सपोर्ट में आपको 200% तक का प्रॉफिट मार्जिन तो आपका बनता ही है। ठीक है, तो इस तरह से कम 4 से 5 कंट्री को टारगेट करना है। ओके, देन उसके बाद का जो सबसे मेन स्टेप आता है वो है आपका प्रोडक्ट प्रमोशंस यानी ऑनलाइन मार्केटिंग। देखिए आज के टाइम पे आप अगर डोमेस्टिक बिजनेस भी करते हो तो अभी आपको ऑनलाइन मार्केटिंग ही करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है, इसके लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप अपने बिजनेस में कितने अच्छे हैं। ओके, और आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, आप अपनी कंपनी का प्रमोशंस किए बिना कभी भी उस प्रॉफिट के स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे जो आप चाहते हो। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग के लिए एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ओके, आपके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने की क्या है कि काफ़ी तरीके हैं, और इसमें से काफ़ी ऐसे सोर्स हैं जिसमें आप बहुत ही कम खर्च में मार्केटिंग कर सकते हैं। बस आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपका जो सबसे पहला स्टेप होगा, ठीक है, वो है आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपकी एक अच्छी वेबसाइट। ओके, देखिए आपकी एक अच्छी वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आगे भी आपको बताया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आपके पास ऑफिस नहीं भी होगी तो चलेगा, पर वेबसाइट मस्ट बी नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि बायर सबसे पहले आपकी वेबसाइट ही चेक करेगा। आपकी एक अच्छी वेबसाइट आपके बिजनेस का सबसे अच्छा बिजनेस कार्ड है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको ऑनलाइन ही ग्रो करना है। ओके, आया आपको क्या है कि बायर को ढूंढना होगा, और उन बायर के लिए आपको ढूंढना इजी बनाना होगा। ठीक है, इन शॉर्ट वर्ल्ड की कोई भी कंट्री से कोई भी पर्सन आपकी प्रोडक्ट के लिए सर्च करे तो गूगल के फर्स्ट पेज पे आप उसको दिखने चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको एक वेबसाइट डेवलपर की जरूरत होगी, जो आप एक प्रोफेशनल जो क्या है कि आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना के दे। ठीक है, जब तक आप अपने बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट ना बना ले तब तक आपको आपके बिजनेस की मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में नए हो, अभी आप स्टार्टअप कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, तो आप क्या है कि ऑनलाइन गूगल के फ्री प्लेटफॉर्म पे आपकी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, ब्लॉगर पे। लेकिन फ्री प्लेटफॉर्म पर क्या है कि ज़्यादा दिन डिपेंड नहीं रहना है। जैसे ही आपके पास फंड का अरेंजमेंट हो जाए आपको तुरंत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे डाइवर्ट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म क्या है कि आपके बिजनेस की कमी को शो करता है। ठीक है,
फिर आपकी कंपनी की वेबसाइट हो रेडी होने के बाद आपको अपनी कंपनी का एक अच्छा लोगो बनाना चाहिए, जिसको आप क्या है कि आपकी वेबसाइट में डाल सकें। और इसके लिए भी क्या है कि काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जिसमें आप खुद एक अच्छा लोगो बना सकते हैं, या फिर आप इसके लिए भी एक प्रोफेशनल से अपना एक अच्छा लोगो डिज़ाइन करवा सकते हैं। ओके। फिर आपको कंपनी का एक अच्छा स्लोगन भी बनाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आपका लोगो और स्लोगन क्या है आपके सभी एडवर्टाइजमेंट में काम आएगा। आप अपने बायर को या किसी भी कस्टमर को कुछ गिफ्ट देते हो तो उस पे भी क्या है कि आप अपना लोगो का यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे वॉल क्लॉक है, कीचेन है, आप अपने कंपनी के लोगो की टी शर्ट भी बनवा सकते हैं। ठीक है। ये एक टाइप का फ्री मार्केटिंग है, जो क्या है कि एक बार बनाया और सालों तक चलता रहेगा। ठीक है। इसमें उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है आपके वेबसाइट की, और वो है आपकी वेबसाइट का एसईओ। ठीक है। आपके वेबसाइट का एसईओ आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के ऑनलाइन मार्केटिंग का हार्ट है। ठीक है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करवानी है तो आपको एसईओ में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा एसईओ करवाने में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको नए कस्टमर बहुत तेजी से मिल सकते हैं। लेकिन आपके वेबसाइट का एक अच्छा एसईओ करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको इसके लिए एक अच्छा कंटेंट चाहिए, आपकी कंपनी को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, आपकी प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है। आपकी वेबसाइट में आपकी कंपनी के बारे में सारी डिटेल लिखिए, कि आपकी कंपनी कितने सालों से इस फील्ड में वर्क कर रही है, किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है। आप कस्टमर को किस हिसाब से बेनिफिट दे रहे हैं, आप कितने हेल्पफुल हैं। ठीक है। अगर आप स्टार्टअप है तो वो हिसाब से लिखिए, लेकिन कभी भी झूठ लिखने की कोशिश मत करना। जो भी है सच लिखना, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट के थ्रू कोई बायर से आप बात करेंगे तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप नए हो, उसको तुरंत पता चल जाता है। ठीक है। फिर आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड अच्छे अच्छे 3-4 ब्लॉग लिखे। अगर आपकी ज़्यादा प्रोडक्ट है तो सभी प्रोडक्ट के बारे में आपको ब्लॉग लिखना चाहिए, जिससे बायर पे भी आपकी कंपनी की इमेज अच्छी पड़ेगी और आपकी वेबसाइट के एसईओ में भी काफ़ी फायदा होगा। ओके। दूसरा, आपको कंटेंट के साथ साथ अच्छे सिलेक्टेड कीवर्ड्स की भी ज़रूरत होगी। ओके। तो जैसा कि हम गूगल पे सर्च करते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सूरत आ गया। ठीक है। तो सूरत का देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसियां होगी सूरत की, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सूरत, वो हो गया आपका कीवर्ड। ऐसा ही मान लो कि भी आप सूरत से चाइल्ड वेयर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, आप अगर मैन्युफैक्चर हैं तो मैन्युफैक्चर के हिसाब से लिख सकते हैं, या तो फिर एज अ एक्सपोर्टर के हिसाब से। तो अगर कोई पर्सन फॉरेन से अगर सर्च करता है तो वो क्या सर्च करेगा कि भाई चाइल्ड वेयर एक्सपोर्टर इन सूरत, देखिए यहीं पे आ गया। ओके। तो देखिए यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्टर है, देखिए ये किड्स वेयर क्लोथिंग फॉर बॉयज, किड्स वेयर मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर ऑफ सूरत टेक्सटाइल्स। तो ये जो हमने लिखा है, ओके, या तो फिर हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, इन सूरत की जगह यहाँ पे हम गुजरात लिख सकते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ गुजरात के जितने भी टॉप एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चर होंगे वो यहाँ पे आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे शो करेंगे। ठीक है। या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई चाइल्ड वेयर मैन्युफैक्चर इन इंडिया या एक्सपोर्टर इन इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी होंगे, ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे गूगल के फर्स्ट पेज पे शो करेंगे। तो ये जो तीनों है वो हो गए आपके कीवर्ड्स। आप ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं वो आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। ठीक है। जिनका आपको एसईओ करना है। ओके। तो ये दो चीज को ध्यान में रख के ही आप एक अच्छा एसईओ कर सकते हो। ठीक है। कौन सी दो चीज? एक तो आपकी वेबसाइट में अबाउट अस का पेज होना चाहिए, जिसमें क्या है कि आपकी कंपनी के बारे में एक अच्छा कंटेंट लिखना है आपको, और आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए अच्छे 3-4 आपको ब्लॉग लिखने हैं।
अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो हर प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको ब्लॉग लिखने हैं, और आपके हर एक ब्लॉग जो है वो इजी टू रीड होने चाहिए और इंफॉर्मेटिव होने चाहिए। देखिए, एक अच्छा एसईओ कैंपेन रन करने के लिए और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको टाइम देना होगा। इसमें आपको मिनिमम क्या है, 4-5 महीने लग सकते हैं या 6 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक प्रोफेशनली कर सकता है। इसके लिए आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर हायर करना होगा। ओके, लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं करना चाहते हैं तो आप आपकी वेबसाइट का क्या है, गूगल एड कैंपेन भी रन कर सकते हैं, जो बहुत ही कम पैसों में आप रन कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो तो गूगल पे सबसे पहले ऐड वाली वेबसाइट दिख जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर है तो देखते हैं। यहाँ पे तो कोई है नहीं। ठीक है, हम कुछ और सर्च करते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए अगर किसी ने एड कैंपेन रन किया हो तो देखिए, यहाँ पे भी कोई एड कैंपेन नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं। ओके, ये पिक्सावे का है। पिक्सावे क्या है देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी सर्च ओपन कर लेते हैं। इसमें भी कोई ऐड वाली वेबसाइट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कानवा का देखते हैं। तो देखिए, ये जो एडी लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो इसने क्या किया है, गूगल पे एड कैंपेन रन किया है। ठीक है, ये छोटा सा एड लिखा होता है। तो स्टार्टिंग में आप गूगल एड्स का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको काफी फायदा होगा, और ये आपको करना भी चाहिए। इसके बाद क्या है कि एक और खास बात, आपकी वेबसाइट में डब्ल्यूपी फॉर्म भी होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो भी बायर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से इंक्वायरी फॉर्म को फिल कर सके। ठीक है, दूसरा, आपको चैट ऑप्शन भी, चैट का ऑप्शन भी आपकी वेबसाइट में प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो जिससे क्या है कि डायरेक्ट जो बायर है वो आपसे बात कर सकते हैं, उसको आपके व्हाट्सएप नंबर पे आप लिंक कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आपको खास ध्यान रखना है, जिससे आपका बायर आप तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, देन आपकी वेबसाइट के बाद का जो सबसे मेन पार्ट आता है आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, और वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो देखिए, अगर आप सोचते हैं कि भाई एक वेबसाइट या एक लोगो या एक अच्छा एसईओ कैंपेन में इन्वेस्ट करने के बाद आपका काम हो गया, तो आप गलत हो। ओके, आपने अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के ग्रोथ के लिए आपको सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना होगा। आपका फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर बिजनेस अकाउंट बनाना भी बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और आपको क्या है कि इसका बेनिफिट भी उठाना चाहिए। ठीक है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस के नाम से एक अकाउंट बनाकर उसमें उसमें रेगुलर आपके बिजनेस की और आपके प्रोडक्ट की अपडेट डालते रहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भी एक बार में सारी अपडेट डाल दी, बात खत्म। रोज एक छोटी तो छोटी अपडेट डालिए। ठीक है, पर रेगुलर डालिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक ला सकते हैं। ठीक है, और आपकी ऑफर और सर्विस को क्या है, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप सिर्फ अपने अकाउंट में ही पोस्ट डालते रहो। ज्यादा नहीं तो भी आपको हर महीने एक पेड पोस्ट या पेड एड कैंपेन भी रन करना चाहिए। ठीक है, जिससे आपके फॉलोअर्स के साथ साथ और नए लोग तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचे। ठीक है, ये सब आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आपको एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। वो आपके बिजनेस के और प्रोडक्ट के हिसाब से एक अच्छा कैंपेन रन कर सकता है, जिससे क्या है कि आपके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, दूसरा, अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो आपको आपकी कंपनी के नाम की एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करनी चाहिए, जिसमें आपको आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा आप ईमेल मार्केटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपके पास आपके बायर का डेटा है तो आप डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बायर का डेटा नहीं है तो आपको आपकी प्रोडक्ट के लिए बायर का डेटा कहाँ से मिलेगा, वो मैंने आगे आपको बताया है। वहाँ से डेटा निकाल लीजिए, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग भी बहुत इफेक्टिव रहता है आपके बिजनेस के लिए। इसमें आप क्या है कि सीधा आपके बायर को टारगेट कर सकते हो। ओके, और आपके बायर को ईमेल कैसे लिखना है वो भी मैंने आगे आपको
दिखाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा प्रोडक्ट प्रमोशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स कंप्लीट होता है। तो जल्दी से जल्दी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए, उसका अच्छे से मार्केटिंग करो, बायर आपके पास सामने से आएगा ही आएगा। ठीक है, आप सभी को आपके ग्रेट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।